लेकिन ये जीवन सिंह जी शेरपुर और उनकी समस्त टीम, ऋषिराज बना, शेलू बना, गिरिराज बना और सभी जिला अध्यक्ष और सभी गढ़नी सेनों की मेहनत की वजह से एक ऐतिहासिक हुजूम देखने को मिल रहा है। और जीवन सिंह जी शेरपुर की बदौलत ही जो इन्होंने, मैंने सभी कार्यक्रम में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, रतलाम का कार्यक्रम हो या इंदौर का कार्यक्रम हो या उज्जैन का कार्यक्रम हो, भारत में आज दिन तक ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए। और मध्य प्रदेश की वजह से ही आज 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो मिला है, उसमें जीवन सिंह शेरपुर की टीम को मैं बधाई देता हूं कि इसी की बदौलत क्रेडिट चाहे कोई भी ले, लेकिन इन्हीं भीड़ की बदौलत। और आपको पता है पद्मावती आंदोलन और सावराज कांड की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकारें चली गई। उन सरकारें की जाने की वजह से मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन उन्होंने वो खैरात में नहीं दिया था। आप लोगों ने मेहनत करी थी, उस मेहनत की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया। लेकिन उनके पीछे भी उनका षड्यंत्र था। उन्होंने भूमि और भवन की शर्तें जोड़ दी ताकि आम राजपूत किसान परिवार का जो लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, उनके भी मकान इतनी बार फोल बनी हुई होती है, एक दो खेत होते हैं, तो वो जमीन इस बाध्यता के कारण से वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे। विशेष रूप से राजपूत कम्युनिटी, चाहे सुदूर जैसलमेर हो, पश्चिमी राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, राजपूतों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो राजस्थान में और कई प्रदेश में हमने आंदोलन किया, तो उन्होंने ये शर्तें, गहलोत सरकार ने ये हटाई, तो बेनिफिट मिला। लेकिन कई राज्यों में और केंद्र सरकार ने अभी तक ये प्रावधान खत्म नहीं किया। जो 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उज्जैन में जीवन सिंह जी शेरपुर की टीम ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था SC/ST एक्ट के विरोध में, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में। जब वो कानून करा और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई किया था, लेकिन सरकार अध्यादेश लेके आती है और वो काला कानून लागू करते हैं। ये काला कानून अगर आपने थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो, तो 1919 में अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक रोलेट एक्ट लाया था। वो काला कानून था, ना अपील, ना वकील और ना दलील। सेम वैसा ही कानून इन्होंने हम पे, सवर्णों पे थोप दिया है। सवर्ण और ओबीसी समाज पर ऐसा कानून थोप दिया है जिसमें आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलती, जिसमें आप दलील नहीं दे सकते, जिसमें आप वकील नहीं कर सकते। आपको अगर झूठा मुकदमा है तो भी तुरंत प्रभाव से आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये मांग रखी है। मैं जीवन सिंह जी शेरपुर से और इनकी समस्त टीम से भी निवेदन करूंगा कि ये जो काला कानून है, या तो ये रद्द हो अथवा बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अपन लोकतंत्र में रह रहे हैं, इसके बाद भी बिना जांच के आपको पुलिस उठा के गिरफ्तार कर देगी। चाहे मुकदमा बिहार में दर्ज हुआ, आप जोधपुर के निवासी हो या मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठे हुए, आपका मुकदमा दर्ज होगा और वो पुलिस उठा लेगी। तो ये काला कानून, मैं तो ये कहता हूं ये रद्द होना चाहिए। और अगर रद्द नहीं करती है तो बिना जांच की गिरफ्तारी का प्रावधान होना चाहिए। बिना जांच के किसी को कोई गिरफ्तार नहीं करे। उसमें भी कोई मुकदमा झूठा पाया जाता है, किसी को, निर्दोष आदमी को जेल की सजा होती है। मैंने कई भाइयों को देखा है। अभी आपको हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण युवक को गिरफ्तार किया था इसी एक्ट में, और 15 साल के बाद में वो जब जेल से छूटा, पता चला वो निर्दोष था। तो निर्दोष युवक पे जब झूठा मुकदमा कोई करवाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। तभी अपनी ये जो अपने मजमा लगाया, अपना जो हुजूम लगाया है। दूसरी इनकी मध्य प्रदेश की टीम की एक प्रमुख मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण। वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं, 75 वर्ष के बाद भी जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे।
मिल रहा है उनको। आप बताओ, आप में से कितने किसान परिवार से हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कितने किसान परिवार से हैं? आप मीडिया वाले इनको देखिए, मीडिया वाले एक बार देखिए, सब किसान परिवार से मेरे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का, हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका राष्ट्रपति, अगर उसको भी दलित कहा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रह गई, कई कैबिनेट मिनिस्टर, कई आईएएस, सीनियर आईएएस, उनके बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी टीम से, और एक दूसरा षड्यंत्र ये हुआ कि इस कार्यक्रम की कवरेज, मीडिया कवरेज, नेशनल मीडिया कोई नहीं दिखा रहा। इस कार्यक्रम की नेशनल मीडिया ने दिखाने से मना कर दिया और दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों की ताकत की वजह से सोशल मीडिया के मार्फत लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके लिए आपको मैं सभी को बधाई देता हूं। मैं एक बार एक नारा लगाता हूं, उसकी गूंज भोपाल विधानसभा और लोकसभा में गूंजनी चाहिए कि आप लोगों के साथ में, जो हम लोगों के साथ में लोकतंत्र के नाम पर कई कानून बनाए गए और राजपूतों को निरंतर, राजपूतों के साथ में छल करने का प्रयास किया गया, लगातार जुल्म किया जा रहा है। तो मैं एक नारा लगाता हूं, उसके साथ में आप दोनों हाथ खड़े करके ये बात पहुंचाना, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। रतलाम के कार्यक्रम में मैंने जीवन सिंह जी शेरपुर को मालवा के महानायक की पदवी दी थी। मुझे लगा कि इनका वर्चस्व केवल मालवा तक सीमित है, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां से लोग नहीं आए। तो वाकई में जीवन सिंह शेरपुर आप लोगों के दिलों के राजा हैं, और उनकी टीम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे यहाँ पे जो बोलने का समय दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपके हर कार्यक्रम में मैं मौजूद रहता हूँ और आगे भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं हमारे जीवन दादा को बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। जीवन दादा की डिमांड है, हम सब लोग जीवन दादा को सुनने के लिए आए हैं। हमारे बीच में सुमेर सिंह जी सुल्ताना साहब, जो कि सुल्ताना से खड़े हैं, सुमेर सिंह जी हमारे बीच में। जीवन दादा की बहुत ज्यादा ही डिमांड हो रही है। साथियों, मैं आमंत्रित करूंगा, जीवन दादा को भी आमंत्रित करूंगा। सभी शांति बनाए रखें। हम सबके लाखों करोड़ में धड़कने वाली धड़कन ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर साहब, अरे हम खुद तो कर गए आपदारियों के रास्ते, रात भर चलता रहा दूसरों के वास्ते, रोशनी जिसको दिखाता ही अंधियार में, मिट गया पर नाम अपना कर गया संसार में। कामना हम सबकी है, जीवन सिंह जी का सम्मान हो और इनके दिल के मानंदे ही सभी के जवाब मानो। और जीवन दादा संघर्ष करो, जीवन दादा संघर्ष करो। हम दिलों की एक ही धड़कन, जीवन सिंह, जीवन सिंह। और मध्य प्रदेश का एक एक गैंग, मध्य प्रदेश का एक एक गैंग। सभी विराज जाए, आप डीजे वगैरह सब विराज जाए, आप सब यहाँ भीड़ भाड़ करें। जिस घड़ी का, जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई है। आप सब जिसको सुनना चाहते थे, आप सबके चहेते, हम सबके लाडले लाखों युवा दिलों के धड़कन दादा जीवन सिंह जी, जोरदार तालियों से
हेलो, पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति व्यवस्था का परिचय दे। हम बैठ के सुनेंगे, बैठ के बात करेंगे। हम बैठ बात करने आए तो पहले बैठना सीखो। सब पहले बैठ जाओ, आवाज जारी हो। भाई मानते हो तो बैठ जाना, तो भाई नहीं मानते तो भाई खड़े रहो, कोई तकलीफ नहीं। जो भाई मानते हैं ना वो बैठ जाएंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, बैठ के सुनेंगे, आराम से बात करेंगे। हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने आए हैं, अपनी बातों को रखने आए हैं और अपनी बातों को सरकारों के सामने मनवाने आए हैं। तो आप सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उसको बैठ के सुने, क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे तो पीछे वाले को कुछ दिख नहीं रहा है। समझो बात को और बैठ जाओ नीचे। सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन, प्रातः स्मरणीय बजरंग बली के चरणों में नमन और माँ बगलामुखी के वहां से हमें एक देवी के रूप में जो 31 तारीख से लगातार पद यात्राएं करी, उनके साथ बहुत सारे भाइयों करी है। जितने भी कर्णी सैनिकों ने पद यात्रा के माध्यम से, जन जागृति यात्रा के माध्यम से जो हमसे ज्यादा मेहनत करी है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। तो देवी रूपी हमारी बहन है, इसके चरण छूके, इसके पैर धोके आगे की शुरुआत करते हैं। कुर्सी लाओ, एक कुर्सी मंगा लो, करना है ये गुड़िया है। एक एक करके बताते जाओ। पानी मंगाना भैया, मोजा निकाल दो। अब कहीं में जा, पानी की बोतल ले, कहीं नीचे है रखवा है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले माननीय जीवन सिंह जी एवं अतिथि हमारी सुहाना भाई साहब का चरण धो रहे हैं। सुहाना भाई साहब जो कि 12 वर्ष की नन्ही बालिका पैदल चलकर शाजापुर जिले से भोपाल तक पहुंची है। यह नन्ही मुन्नी गुड़िया जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है और पैदल चलकर मां करणी का आशीर्वाद लेकर आज इस जन सैलाब में उपस्थित हुई है। मेरे सभी साथियों, हमारे जीवन दादा चरण धो रहे हैं बालिका के। मंच पर हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं। माननीय दादा महिपाल सिंह जी मकराना, माननीय दादा राज सिंह जी शेखावत साहब, मंजीत दादा, उमेश सिंह जी, जीवन दादा, हमारे पूरी टीम के सभी माननीय सम्मानीय अतिथि आदरणीय रविंद्र दादा, आप सबके युवाओं के दिलों की धड़कन रविंद्र सिंह जी, सभी अतिथि हमारे बीच में मंच पर है। राज शेखावत साहब और मकराना साहब नन्ही बालिका के चरण वंदना कर रहे हैं। हर्षवर्धन बना कोई, हर्षवर्धन सोलंकी बदनावर से हो, मंच के पीछे आ जाए। तो बोलो जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। इन करो,
आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ महिलाएं विराजमान है तो धक्का धूम नहीं करें। मैं सुबह भी एक भाई पे इसलिए नाराज हो रहा था कि वहां से जो रास्ता है उस रास्ते से जिस बहन ने आपके लिए 31 तारीख से पद यात्राएं करी उसको आने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जा रहा था, खाली इधर कूदने के लिए। वो सुहाना भाई साहब पूरे लोगों में दब चुकी थी, वो कोई अनहोनी नहीं हो जाए, पर आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि उस बहन ने आपके लिए इतना त्याग किया है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, उसको आपको पलकों पे लेके आना था और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो। ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते, न कभी हमारे संस्कार थे। जो हमारे लिए उंगली कटाता है ना, हम उसके लिए गर्दन कटाते हो। तो हमारी बहन है, पैदल चल के आई है, उसके लिए हम रास्ता नहीं दे पाए, इसलिए वो विवाद हो रहा था। वो विवाद करने वाले लोग आपके नहीं थे, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपका है और कौन पराया है। सबसे पहली बात, अभी प्रशासन की तरफ से वापस खबर आई है कि 4 बजे के आप कार्यक्रम को थोड़ा डिले करें। हम हमारे अधिकारियों को लेके बैठ रहे हैं, आपकी सारी मांगों पे डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी पूरी कर सकेंगे आप थोड़ा तो उसको आगे बढ़ा लो, हम सारी पूरी करेंगे। तो ये आपकी जीत है कि आपके पास लोग आए और जो गद्दार थे ना वो चल के गए थे और वो चल के आए हैं। ये फर्क होता है स्वाभिमानी में और गद्दार में। आप लोगों के स्वाभिमान की जीत है ये कि वो चल के आपके पास आएंगे, आपको चल के उनके पास नहीं जाना है। आपकी बात करने आपके बीच में आना पड़ा उनको, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे में उनकी जो भी डिस्कस है आईपीएस अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, तो लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे। जो अनशन का कार्यक्रम है मैं यहीं बैठ के अनशन पे बैठूंगा, जो अभी तक बैठा हूँ। अनशन जारी रहेगा, अनशन समाप्त नहीं है, नहीं आंदोलन समाप्त है। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है। इस वजह से हमारे कई एसटी भाई हमसे दूर हो गए। जिनके परिवारों ने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल ओबीसी या एसटी की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से। जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा है। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी एसटी एससी एक्ट में परिवर्तन। एसटी एससी एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है, जांच का प्रावधान नहीं है। यदि आपकी किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके, हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उस पर मुकदमा ही दर्ज नहीं। ये हमारी मांग है।
तीसरी मांग है हमारी एसटी एससी एक्ट की तर्ज पर जनरल ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि एसटी एससी वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, वैसे ही जनरल ओबीसी के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल ओबीसी एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए, बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे, वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय, और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, न कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे ईडब्ल्यूएस परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए, और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे, तुमको नहीं लेंगे वापस, दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं पदों में वृद्धि, क्यों मांग रहे हैं? होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मी है। वो बच्चे फेल नहीं हुए, वो सरकारें फेल हुई। क्यों फेल हुई? कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में, और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जहाँ उम्र होती है कि 28 साल में अवरेज हो जाएगा, वो 28 साल के और अवरेज होकर उनको बाहर फेंक दिया। ये तो करणी सेना परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष डिसाइड करे सरकार के कितनी वैकेंसी हम निकालेंगे और प्रति वर्ष नियमानुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बनाया जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। 8वीं मांग है मध्य प्रदेश में, जहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनकी भी हमारे पास एक मांग आई थी, ज्वलंत मांग थी, आतोआती आई थी। तो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को
अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए और मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लें। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करनी सेना परिवार लड़े ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस हो। केंद्र और राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। तो आपकी जीत पहले ही हो गई है, ये मुद्दा आपका पूरा हो गया। जो नवी मांग है 3 वर्ष की छूट पूरे राज्य में मिल चुकी है आपको। पहले ही जब हमने आंदोलन करा था बीच में ही आपकी मांग पहले पूरी कर दी गई थी, उसके बाद सारे षड्यंत्र चालू हुए, ये मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई। अब 10वीं मांग बहुत बड़ी है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018 जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी सुविधा वो आ गए हैं और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोग व जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। अब इस बात को समझना, जितने भी आए अधिकतर किसान परिवार से है कि नहीं है, तो आराम से सुनना उस बात को कि किसान की स्थिति क्या है। क्या जब फसल अच्छी होती है तब उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज की, कितनी फसलें जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं। जब हमारे सोयाबीन 50 किलो बीघे के होंगे तो भाव 8,000 ने 9,000, जब हमारे सोयाबीन 5 कुंटल बीघे के होंगे तो 3,000। तो जब तक आपकी फसलों के उचित मूल्य तय नहीं होंगे, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 की कि एक आदमी के साथ 4 आदमी घर में रहते हैं। एक आदमी किसान होता है तो 4 उसका परिवार होता है। उसका ध्यान में रखते हुए उसके लालन पोषण के लिए सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय किए जाए, क्योंकि किसान जो होता है पूरा का पूरा अपनी खेती पे निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस भरनी है तो गेहूं चना बेचना है या सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है,
यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही वो लाएगा। बच्चे की पढ़ाई कराना है तो फसल पे निर्धारित है। बच्चे की शादी हुई तो या तो वो कर्जा उठाएगा या जमीन बेचेगा और शादी करेगा, क्योंकि हमारी फसलों के कभी हमें भाव उतने मिले ही नहीं कि हम सेविंग कर सकें। तो हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए, उनकी फसलों के भाव सही तरीके से तय किए जाए, ताकि एक आम किसान अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। ये आप कर दीजिए। हेलो, खाद सामग्री रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाना जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि जाति समाज आपसी सामंजस्य ना बने। मतलब आपसी सामंजस्य बिगड़ रहा है, वो नहीं बिगड़े। हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे, तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और महापुरुष सभी के होते हैं, कोई जाति नहीं लगाई जाए उस पर। महापुरुषों को देश का लिखा जाए, राष्ट्र का लिखा जाए। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है, पर उस पर कोई काम नहीं कर रहा। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनकी किताबें या उनके कपड़ों के बारे में सोचा गया कि गरीब है जिसको स्कूल की ड्रेस दिला दे, कपड़े। जो स्वर्ण आयोग का काम होता है कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में उसकी है। राज्य कर्मचारी आयोगों की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए, ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को अधिक अवसर दिए जाए। खाली उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे। तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए, ताकि वो नए लोग रोजगार पा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौशालाओं में जो भी समस्या आ रही, क्या समस्या मालूम? क्या समस्या? पहले गौ माता के लिए 20 रुपए आते थे महीने के, आज 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए में गौ माता का पेट भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो गौशालाओं में कम से कम जितना उनका खर्चा आता है उतना तो दिया जाए। और जो गौमूत्र और गोबर है उसको सरकार खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए। खाद सामग्री हो या गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया। अब एक मालूम है, इसे अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं। पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्मों के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि अनीति के द्वारा वो मुकदमे बनाए गए थे। वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन लोगों पे भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको प्राथमिकता दे और एक कोटा सेट करे कि हर राज्य का अलग अलग कोटा, इतने से इतने लोगों को मिलेंगे। हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके यहाँ नौकरी नहीं करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ नहीं।
महंगाई तो कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है पर ग्रेड नहीं बढ़ रही। मतलब आपको टीआई हो, एसआई हो, मतलब 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार ही लिखा हुआ। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है उसमें उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे ही उनको अधिकार नहीं मिल रहे वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिस कर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए। सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और प्राइवेट स्कूलों की मशीनरी स्कूलों की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारी जाए। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 20, 25, 10। यदि आपके गांव में आपका सरकारी स्कूल अच्छा होगा, प्राइवेट से बेहतर होगा, तो आप आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाना थोड़ी भेजोगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? वहाँ अच्छे टीचर आएंगे, उसकी व्यवस्था सुधारेंगे, वहाँ के ड्रेस को सुधारेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, जब जाके वो प्राइवेट से अच्छा होगा। वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी तभी हम हमारे बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालेंगे। तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है तो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3000 रुपये महीने के भी बचेंगे ना, तो साल के 36,000 बचते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी यदि सरकारें ये काम करती है। जबकि ये सरकारों के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आपकी राज्य की जनता को देना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, उससे मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी ये मौलिक कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पूरे देश को दिया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और जो उन स्कूलों की बात हो रही, प्राइवेट स्कूलों की, जहाँ महीने के 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सालाना फीस, उनकी बात नहीं हो रही जिनकी बेचारों की 1500, 2000 रुपए, 3000, 5000 फीस है, क्योंकि वो उनका इतना खर्चा भी आता है। तो छोटे स्कूल है उनकी की बात नहीं हो रही, जो बड़े स्कूल है उनकी बात हो रही है। जो बड़े स्कूल लाख 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उनकी जो फीस है उस पर नियंत्रण हो। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है उसी के बात ही उनकी फीस हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर हॉरिजॉन्टल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया है, जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इसे 2017 के नियम के आधार पर हॉरिजॉन्टल विथ कंपार्टमेंट किया जावे, हॉरिजॉन्टल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे, प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावे। मध्य प्रदेश के समस्त संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालयों में सैनिक हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया जाए। तो जो सैनिक है जो अपने देश पे, अपने तिरंगे के लिए, अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते, उनके लिए यदि सरकारें इतना निस्ता पे आ रही है, इतनी तानाशाही कर रही है कि उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, उनके आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की नींव है, वही देश की शान है। तिरंगे के बाद सबसे कोई सम्मानित है तो देश का सैनिक है, जो अपना संपूर्ण देके इस देश की सुरक्षा करता है, इस मातृभूमि की सुरक्षा करता है, और आप और हम शांति से घर पे रहते हैं। तो उनको जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आरक्षण वैसा ही रखा जाए। मैं तो बोलता हूँ सैनिकों को आरक्षण बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, वो ईमानदारी से देश सेवा करेंगे। 10% का 20% कर दो, पर उनको दो। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारी मांगे रखी आपके साथ। अब मेरी बात सुनो, जो उठ के जा रहे हैं पानी पेशाब करने हैं जहीं भी, समझ जाओ ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चालू हुआ है। तो जाना मत, यहीं रुकना है, ये आंदोलन अभी चालू हुआ है। आप रुकोगे तो लड़ाई मजबूत रहेगी, आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी।
क्योंकि ये लड़ाई आपके दम पे लड़ी जा रही है, आपके साथ लड़ी जा रही है। अब राज दादा और मजबार दादा जो भी ये सरकारी बैंक और जो भी ये चीजें आई हैं ये आपको बताएंगे, और हम चाहते हैं कि अब हम जो मैं यहाँ बैठने वाला हूँ भूख हड़ताल पे, मैं तो सुबह से ही भूख हड़ताल पे हूँ, अब मैं बैठूंगा। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस आंदोलन को मजबूत करना है कि घर जाना। यदि घर जाना हो तो आप पधार जाना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, पर यदि ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ है तो यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना। दोस्तों कोई भी जाएगा नहीं, अभी तक हमारी मांगे मानी नहीं गई है। उन्होंने समय लिया है, उन्होंने समय एक्स्ट्रा से लिया है। आप जाना मत, मैदान मत छोड़ना। 4 बजे तक का समय हमने दिया था, उन्होंने समय और मांगा है, हमने उनको और समय दिया है। मैदान मत छोड़ना। सफलता पाने के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं जो भी यहाँ से भी जा रहे हैं बाहर की, और प्लीज वापस अंदर आइए। आप जाइए मत, जो पैसा पाने के लिए गए तो कोई नाश्ते के लिए गए, वापस आइए। जब तक हम न्याय नहीं लेते मैदान नहीं छोड़ेंगे। कितना तैयार हाथ में बताइए मुझे। अभी विधानसभा का कूच बाकी है भाइयों, विधानसभा का कूच बाकी। उन्होंने हमारे से समय मांगा है कि हम हमारे मंत्रिमंडल में से हमारे प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं। आप मैदान मत छोड़ना। हम भी आपके साथ खड़े हैं और जीवन सिंह शेरपुर अनशन पे बैठ रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी विनंती है, मैदान मत छोड़ना। हमें मांगे मनवानी है कि नहीं? कितने तैयार हाथ ऊपर करिए। हाँ, तो सबसे मेरी विनंती है मैदान मत छोड़ना। और जो दूर चले गए भाई, सबसे मेरी विनंती है सब आगे आ जाइए। कुछ लोग बसों के पास, कारों के पास खड़े, सबसे मेरी विनंती है जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां नहीं जा रही है वो आप लोग जाइए, उन्हें वापस लेके आइए और इंतजार करिए। कुछ समय मांगा है, हमने कुछ समय उनको दिया है। उनका मंत्रिमंडल, उनका जो प्रतिनिधिमंडल आएगा और वो हमारे साथ चर्चा विचार विमर्श करेगा और हमारी मांगे मानेगा, तभी हम मैदान छोड़ेंगे। जय हिंद। अभी किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। जब अपनी सत्रानियां विराजमान है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो जब तटस्थ हो गई विराजमान है, तो कोई भी बना लो अगर अपनी जगह छोड़ते हैं तो ठीक नहीं है। विराजिए सब। ये प्रशासन केवल यही देखना चाह रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि बना लो कितनी देर रुकते हैं। हमारी कमजोरी यही है कि अपन रुकते कब है, आए लाखों की संख्या में और खड़े भी लाखों की संख्या में रहेंगे। 2-3 अलग अलग मांगे हैं 22 मांगों के अलावा, जो यहाँ सबने इकट्ठा होने के बावजूद मतलब जो अलग अलग मांगे आई है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सरकार इनके भी ध्यान दे। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जानकारी रखती है और सभी विभागों के लिए कार्य करती है, कोरोना काल में भी कार्य किया, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और उनको नियमित किया जाए। ये सरकार से एक निवेदन है। जिला सरकारी सहकारी बैंक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और नियमित किया जाए, क्योंकि दोनों जो है आंगनबाड़ी में मातृ शक्तियां किसी भी जाति की हो, वो मातृ शक्ति है और मातृ शक्ति का अगर वेतनमान बढ़ता है तो बढ़िया बात है। ये मंच से इसीलिए मैंने इस बात को रखा है। एक जाट परिवार का एक वृद्ध व्यक्ति आया अभी जो विकलांग है और न्यायालय में अभी उनका पेंडिंग है। कालू सिंह नाम है, मूक बधिर विकलांग है। जाट नहीं, राजपूत समाज का व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, गोवर्धन नाम के व्यक्ति ने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। कालू सिंह पुत्र श्री हट्टे सिंह राजपूत, गोवर्धन नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा और विकलांग है। ये भी कोई न्याय की उम्मीद लेके आपके पास आए, अगर कोई भी न्याय की उम्मीद लेके आए तो अपने इस मंच से बोलना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ विराजमान है तो बहुत आगे तक बात जाती है। सभी बना लोगों से निवेदन है, विराजिए। सभी बना लोगों से निवेदन है, विराजिए सब। लाखों की संख्या लाखों की होनी चाहिए। अगर एक भी कम हुआ तो प्रशासन अपने को देख रहा है, प्रशासन की नजर आपकी उपस्थिति पर है। जल्द ही कोई फैसला आएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लोग 3-3 दिन से इस जमहूरिया इस मैदान में थे। कल मैं शाम को आया तब 15-20 हजार लोग यहाँ थे, रात को 40-50 हजार लोग यहाँ थे। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, विराजे सब।
जीवन भैया संघर्ष करो, तुम्हारे साथ जीवन भैया संघर्ष करो, तुम्हारे साथ मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा शेरों, टीम जीवन सिंह शेरपुर के चहेतों, सभी को मेरा पुनः प्रणाम। साथियों, आज माननीय दादा जीवन दादा यहाँ भूख हड़ताल पर विराजित हैं। आप सब लोग धैर्य बनाकर यहीं विराजे। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। सरकारों के सामने जो हमने मांग रखी है, सरकार ने समय मांगा है, दादा ने समय दिया है और आज यहाँ भूख हड़ताल पर दादा विराजित है। मात्र 5 लोग आज भूख हड़ताल पर विराजित है। उसके बाद दादा जो निर्णय करे वो निर्णय हम लोग मान्य करेंगे। आप सब नीचे विराजे, सभी विराज जाए। मंच पर कोई ना पधारे, दादा और ये विराजे, मंच पर कोई ज्यादा ना पधारे। साथ ही पैदल यात्रा करने वाले का चरण धुलवाने के लिए हमारे नर्मदा जी का जल लेकर आए हैं। सोनू बना, योगेश चंदेल जी, अरविंद बना, अजय बना, यह नर्मदा जी से पैदल चलकर जल लेकर आए। पैदल जो हमारी बाईसा और लल्लन भाई और जो हमारे पद यात्री यहाँ है, उनका पैर धुलवाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप बाईसा को का चरण वंदना करें। लल्लन सिंह जी आप भी पधार जाएगा। आपकी इच्छा थी कि जीवन दादा के भी चरण हम धोएंगे, लेकिन दादा ने मना कर दिया कि मैं नहीं धुलवाऊंगा। साथियों, इसके साथ ही स्क्रीन पे दिख रहा, सामने आप आ रहे हो कैमरे। यहाँ पर अभी एक मांग और एक भाई साहब बता रहे हैं दादा के समक्ष। उन्होंने एक मांग रखी है, एक महत्वपूर्ण मांग है, महिलाओं से संबंधित है। दादा ने उसको भी अपनी मांग पत्र में शामिल करने का कहा है। वो मांग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तुम दिख रहे हो यार, लाइव के बीच बीच में आ जाते हो। अरे उधर पीछे ना, अरे ये आ रहे हो जाए। ऊपर लेके अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले हटो यार। अरे कीर्तिराज, अरे स्विच कर दो कैमरा भाई साहब। दीपिका भाई साहब, महिला इकाई प्रदेश अध्यक्ष, आप स्वाति जा बता मैं एक नई मांग यहाँ सम्मिलित हुई है। मध्य प्रदेश में विधवा और तलाकशुदा को कोई आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण इनके लिए आरक्षण तय किया जाए और कम से कम 10% आरक्षण निश्चित किया जाए। जो विधवा महिला है उनके लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता। एक हमारी बहन हमारे बीच में आई और उन्होंने ये मुद्दा जीवन दादा को बताया और जीवन दादा ने इस मुद्दे को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है। स्वाति जीजा पधार चुके हैं। मैं मंच पर और अन्य लोग हैं अतिथियों के अलावा, वो नीचे पधार रहे हैं। आप स्क्रीन पे जा रहे हो, मंच पे मिला रहे हो, दिख रहे हो। हमारे महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन, जय मां काली। और उसके बाद में जो आंदोलन चल रहा है, हमारा जनता का आंदोलन, जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ हमारे सर्व समाज के लोग, हमारे समाज के लोग ही नजर आ रहे हैं। और विगत जितने 6 महीनों से जीवन दादा के साथ में हमारी मातृ शक्तियां पूरे प्रदेश में, हर गांव में, हर गली में जाकर के हमारी 22 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों को पहुंचाया है और इस लड़ाई में साझेदार रही हैं। उनको भी मेरी तरफ से पूरे प्रदेश की टीम, हमारी अध्यक्ष ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी जी का हुक्म के उनके सभी मातृ शक्तियों का कोटि आभार। और इसके साथ में ही हम सभी पूरी टीम का नाम लेना चाह रहे हैं, जैसे हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी संभाग अध्यक्ष, हमारी तहसीलों की टीम और हमारी पूरी प्रदेश की कार्यकारी। नाम लेना चाहूंगी। यम 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 निकली गाड़ी फ्रॉम केरल टू पंजाब। कैसा लगा? का हर जुबान पे एक ही जवाब, वाह 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 वाह, सेहत में वाह
अरे स्वाद में आज लड्डू जलेबी पे टोक, पर कैसे? नया डालडा वनस्पति है ट्रांस फैट फ्री, यानी खाना बने स्वाद में बेहतर और सेहत में रिफाइंड ऑयल के बराबर। तो हुआ ना, सेहत में वाह, स्वाद में मुआ। डेस्टिनेशन बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। गांव की और हमारे ग्राम पंचायतों की टीम भी और उनकी सभी जिलाध्यक्ष की, सभी तहसील अध्यक्ष की जो टीम है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी प्रयासों को यहाँ से प्रयासों के लिए नतमस्तक हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि जीवन दादा की जो लड़ाई है, उस लड़ाई जीवन दादा हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आप सभी लोग उनके साथ में हर कदम पे खड़े रहें, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ वो आपकी लड़ाई है। यही कहना चाहूंगी, जैसे जिस तरह से अभी तक का साथ दिया है आपने, आगे भी वही साथ बनाए रखें और यहाँ पर तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। यही बोलूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी से मेरी विनंती है, मैं राज शेखावत आप सबसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैदान ना छोड़े। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मैं सबसे विनती करता हूँ आप मैदान मत छोड़े। अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मांगे नहीं मानी गई है सरकार के द्वारा, अभी विचार विमर्श चल रहा है। सबसे मेरी विनंती है, मैदान मत छोड़िए, वापस आइए मैदान में, क्योंकि आपके बिना सफलता हासिल नहीं होगी। सबसे मेरी विनंती है, प्लीज वापस आइए। सरकार ने समय मांगा है, उनको समय दिया है, यदि उस समय दौरान यदि वो हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तो हम आगे मार्च करने वाले हैं। प्लीज वापस आइए। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप सब लोग यहाँ से कोई नहीं बता रहे, सारी अपनी मेहनत पानी में चली जाएगी। आप सब जीवन सिंह जी के दीवाने हैं, आप सब यही रुके। और एक महत्वपूर्ण सूचना, पीछे खाना के पैकेट है, खाने के पैकेट भी पीछे गाड़ी में आप ले ले, पीछे जो खड़े हो। दोस्तों, सरकार यही चाहती है और देख रही है आपको जाते हुए। आप समझिए, सरकार आपको देख रही है जाते हुए। आप वापस मुड़िए, आप वापस आइए। सबसे मेरी विनंती है, मैदान मत छोड़ना, नहीं तो हमारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। जीवन सिंह शेरपुर और उसकी टीम की मेहनत में पानी फिर जाएगा। सबसे मेरी विनंती, मैदान मत छोड़ना। सरकार यही देख रही है, जैसे ही आप कम होंगे ये लोग हमारी बातों पे नहीं मानेंगे। इसलिए आप सब हमारी शक्ति है, मैदान मत छोड़ना। मैं आपसे दो हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करके विनंती करता हूँ, मैदान मत छोड़ना भाइयों। हम भी बैठे, आप भी बैठे प्लीज। ये मेरे करनी सेना के शेर हैं, ये हमारे बापू को चाहने वाले हैं, है कि नहीं? आपने तो बापू तो बापू अपने यहाँ बैठे, तो अपने सबने यहाँ से लेना है, लेना कि नहीं लेना? बापू को साथ देना कि नहीं लेना? तो हम सब जीवन सिंह जी शेरपुर के चाहने वाले लोग हैं, हम सब यही बैठेंगे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन है कि जिसको भी घर जाना है वो जा सकता है, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये लड़ाई आपके हक अधिकारों की, ये लड़ना हो तो लड़ना, नहीं लड़ना हो तो घर चले जाना। हम नहीं उठने वाले, हम तो यहाँ बैठ गए। राजपूत की जुबान है, जुबान से नहीं पलटेंगे। मौत आएगी तो उसको स्वीकार करेंगे और जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात कुछ नहीं, अनुशासन कोई नहीं तोड़ेगा।
क्योंकि मेरी बात सुनो, गांव गांव गया हूँ, घर घर गया हूँ, आपके माता पिता से ये वादा करके आया था कि मेरे प्राणों की आहुति पहले लगेगी, एक भी भाई पे आंच नहीं आने दूं। तो अनुशासन कोई तोड़ेगा नहीं। यदि आप आपके भाई की जुबान रखना चाहते हो, उसका वचन रखना चाहते हो, तो अनुशासन मत तोड़ना। घर जाना हो, चले जाना, कोई बात नहीं। धरना प्रदर्शन आंदोलन 5 लोगों में भी होता है, 5 लाख में भी होता है, 50 लाख में भी होता है और 5 करोड़ में भी होता है। हम जो बैठने वाले हैं वो बैठेंगे, जिसको जाना है वो चले जाए, पर कोई भी उग्र गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जिसको घर जाना है वो सीधा घर जाएगा, कहीं भी तोड़ फोड़ या ऐसी चीजों में सम्मिलित नहीं होगा। आपका आंदोलन अनुशासन के साथ है, अनुशासन के साथ लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को वचन दिया था, उनके सामने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और उनके सामने लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया, पर भगत सिंह और इन्हें लाठी नहीं चलाई थी। तो आपको भी ये वचन देना पड़ेगा कि कुत्ती भी लठ चल जाए, आप लठ नहीं चलाओगे। क्योंकि हम महाराणा प्रताप और भगत सिंह को मानते हैं ना, तो उनके कदमों पे चलना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बोल देते हैं। मेरे को बोला, मैंने पहले मान ली बात कि विधानसभा चलेंगे, फिर मेरे मायन में एक बात आई कि जिनके घर में मैं बोल के आया हूँ कि इनके औलाद के चोट तक नहीं आने दूंगा, एक बाल भी पाका नहीं होने दूंगा, उन माओ को, उनके पिताओं को क्या जवाब दूंगा मैं। इसलिए प्राण त्यागना पड़ेंगे तो यही त्यागेंगे। मैं बैठ रहा हूँ, मेरे साथ 5 लोग बैठ रहे हैं, उनके अलावा भूख हड़ताल पे भी कोई नहीं बैठेगा। आपको सबको मां जगदम्बा की कसम है, कोई भी भूख हड़ताल पे नहीं बैठेगा इन 5 लोगों के अलावा, जो पहले से सुनिश्चित है कि ये 5 लोग हैं। उन 5 लोगों के बाद कोई बैठने वाले 5 लोग हो तो अपने नाम लिखा देना कि इन 5 लोगों के मरने के बाद हम बैठेंगे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा मरने के बाद। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं हो कि तुम या हम मरे तो तुम हमारे सिद्धांतों को और हमारे समर्पण को भूल जाओ और आग लगा दो। मरने से आंदोलन खत्म नहीं होता है, जीवित होता है। और हम इस आंदोलन में मरेंगे ना, तो तुम हमको याद रखोगे, हम घर पे मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं। तो 5-5 लोगों की टीमें बनेगी, 5 मरेंगे, उसके बाद 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा, 5 का नंबर आएगा। सालों वर्षों तक आंदोलन चलेगा, पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, भले कंडीशन कुछ भी हो। तो एक बात याद रखना, शांतिपूर्ण आंदोलन है और पूरे होशो हवास में आंदोलन है। जो भी लोग शराब पी रहे हैं या शराब पी के इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यदि मुझे भाई मानते हो तो शराब पी के इस आंदोलन में सम्मिलित मत होना। क्योंकि शराब पी के कोई आंदोलन या कोई जंग नहीं जीती जाती है, ये जिगर से जीती जाती है। और ये जिगर है ना, तो शराब छोड़ो और इस आंदोलन में आओ। आंदोलन जब तक चले तब तक शराब को हाथ मत लगाना। तो ही आप और हम जीतेंगे। तो ही जिनकी तस्वीर लगा रखी ना महाराणा प्रताप, भगवान राम, तब ये इनको एहसास होगा कि हाँ ये हमारे वंशज है, मतलब ये हमारे कुल के दीपक है, और हमें विश्वास होगा कि ये हमारे वंशज है। हम इनको कलंकित कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ी कर रहे हैं। आप और हमने कमाया कुछ नहीं है, आप और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज आपको गांव में बना बापू साहब हुक्म बोल रहे हैं ना, वो भी इन लोगों की देन है। इनके त्याग तपस्या को देख के आपको बोल रहे हो। आपने कुछ नहीं करा ऐसा कि आपको मान सम्मान मिले। ये जो सर्व समाज के लोग आए ना, ये आपके पूर्वजों के भरोसे पे आए, आपके भरोसे पे नहीं आए। आपके पूर्वजों पे इनको इतना भरोसा है कि इनकी पीढ़ियां हमारे साथ गलत नहीं होने देगी। यदि हमको साथ में लेके जा रहे हैं, तो ये जब राजा होते थे तब पूरे राज्य की रक्षा करते थे। आज यदि क्षत्रिय किसी को साथ में लेके जा रहा है तो उसको सुरक्षित घर पे वापस लेके आएगा। इसलिए सर्व समाज का भाई आपके साथ आया। तो इस बात को समझना, इस बात को गांठ बांध लेना कि मर जाएंगे पर किसी पे आंच नहीं आने देंगे, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है? अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो शराब पी के कोई भी नौटंकी धांधली नहीं करेगा। जिसको शराब पीना है वो आंदोलन को छोड़ के घर जा सकता है। हमें एक भी शराबी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस आंदोलन में शराब पी के आंदोलन चले। क्योंकि यदि आपको इस आंदोलन को विजय करना है, आपके पूर्वजों का नाम करना है, आपके सर्व समाज के भाइयों को जिताना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करना है तो पहले शराब त्याग करो। यदि आपने शराब पे विजय पा ली तो सरकार है बहुत छोटी चीज है, यूं ही जीत जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा के दिशा निर्देशों का पालन हम सबको करना है। हमारे बीच में जीजा किरण सिंह जी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर आप सब युवाओं की डिमांड पर